हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है विलियन, जिसका आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल जानने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल का पहला पार्ट है। तो इसमें हम 4 टाइप को आपके न्यूमेरिकल बताएंगे और वो 4 टाइप कौन कौन से हैं उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम मोलरता कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा आता है नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता के बारे में बताएंगे। और तीसरा हमारा हो जाएगा मोललता, और हमारा चौथा हो जाएगा जो है मोल अंश। ये 4 टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोल अंश को मोल प्रभाज के भी नाम से जानते हैं। तो हम इन 4 टाइप के क्वेश्चन को, 4 टाइप के न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में कंफर्म करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा, ठीक है, जिसको आपको प्रैक्टिस करके आपको उसको प्रैक्टिस करना है। और उसी टाइप के, जिस टाइप का न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में, उसी टाइप के और भी आपको क्वेश्चन को करना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने पहला जो चैप्टर है विलियन, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, सभी फॉर्मूले आपको याद होंगे, क्योंकि बिना इस सभी के फॉर्मूले के आपको ये न्यूमेरिकल आ नहीं सकता है। इसलिए कम से कम फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, हमने पहला यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले ये सभी पूछ लिए गए हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। इसका मतलब समझे, 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। मतलब हमें गणना क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मोलरता। तो सबसे पहले ये हमें पता चल गया, मोलरता की गणना करना है। और यहाँ पे एक मान दिया है, क्योंकि सोडियम का ये अणुभार दिया है, ठीक है, जो है 23, और ये क्लोरीन का अणुभार दिया है जो है 35.5। अणुभार को आप परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम हल करते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में अगर आता है न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, आपको 2-3 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो दिया है मान उसको आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। मतलब ये वाला घुला है, सोडियम क्लोराइड जो नमक है ये 200 ml जल में घुला है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, विलय हो गया। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, विलय। विलय मतलब सोडियम क्लोराइड है ना, तो NaCl हम लिख दे रहे हैं, विलय का भार, ठीक है। ग्राम दिया है तो ग्राम किसका, मतलब भार का ही तो है ना, तो इसलिए हमने लिखा है भार, या आप द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। तो विलय का भार कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 5.85 ग्राम दिया है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद 200 ml जल में घुला है। ml किसका मात्रक होता है, आयतन का ना, तो हम लिखेंगे ये आयतन का मात्रक होता है, तो हम लिखेंगे ये जल में घुला है, तो इसका मतलब ये विलियन हुआ ना, विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन कितना दिया है, 200 ml दिया है, ठीक है। आप सोचेंगे कैसे, तो भैया जल में ही तो घुला है ना, ये इसमें घुला है, और जो जिसमें घुलता है तो वो जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो तो विलियन ही कहलाता है ना। तो विलियन का आयतन 200 ml दिया है। अब देखिए 200 ml को हम किस में, लीटर में चेंज करेंगे। क्यों, ये अभी हम बताएंगे आपको। तो इसको चेंज आप कैसे कर सकते हैं, तो 200 लिखा है ना, 200 में आप 1000 का भाग दे दीजिए, तो अब ये किस में हो गया, लीटर में हो गया, ठीक है। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 इधर क्या बचा है, 10, तो ये 2 और नीचे 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो 10 के पावर -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लीटर, ठीक है। तो ये आपका मान निकल गया लीटर में कि विलियन का आयतन कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻1 लीटर हो जाएगा।
अब देखिए ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इतना सब तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हम अब ये भी समझाने लगे कैसे होगा क्या होगा पूरा डिटेल में, तो थोड़ी सी समय लगेगा, और इतना तो आना ही ना चाहिए। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो ये हमने निकाल दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मोलरता। तो हम लिखेंगे मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलरता का फॉर्मूला होता है विले के मोल, विले के मोल बटे विलियन का आयतन, अब वो भी किसमें, लीटर में। ये फॉर्मूला होता है। हमने लीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि विलियन का जो आयतन है वो लीटर में ही मांगता है फॉर्मूले में, तो इसलिए हमने चेंज कर दिया कि तुरंत इसका मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हमें इसका ज्ञात करना है, और इसका मान पता है ये है, परंतु विले का मूल कह रहा है। अब विले का मूल क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम विले का मूल ज्ञात करेंगे। और हम जानते हैं कि मूल बराबर एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मैं इधर शॉर्ट में ही आपको बता दूं। मूल बराबर फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणु भार, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणु भार। अब जैसे विले का मूल ज्ञात करना है, तो विले के मूल बराबर होगा विले का भार बटे विले का अणु भार। और इसमें विले कौन है, सोडियम क्लोराइड है ना, विले, विले कौन है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का भार कितना है, 5, तो मोल को हम लिखते हैं मोल इक्वल टू इतना है, तो इसको हम लिखते हैं 5.85, ठीक है। अणु भार इसका कितना है, तो अणु भार आपको तो निकालना आता है ना, सोडियम क्लोराइड विले है, तो विले का अणु भार चाहिए। तो देखिए NaCl है, तो अणु भार निकालने के लिए सबसे पहले सोडियम का अणु भार कितना होता है, सोडियम का अणु भार होता है 23, मतलब परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो हम 35.5 लिखकर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 58.5, ये आएगा। तो 58.5 क्या हो गया, अणु भार हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 58.5, ये हमने लिख दिया। तो ये हो गया अणु भार। अब इसी को हम यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा, तो इतना आप समझ गए अणु भार कैसे निकाला जाता है। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोलरता इक्वल टू विले के मोल। तो विले के मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है, तो मैं ये पूरा मान लिख रहा हूँ 5.85, अब भागे कितना है, 58.5 है। और उसके बाद ये मेन बटा है आपका, और उसके बाद विलियन का आयतन कितना है, तो ये है 2 × 10⁻⁻1, ये हो गया। अब इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ये मेन बटा है हमारा। तो देखिए ये जब अब इसको कैसे करा सकते हैं, ये वाला जाएगा तो ऊपर गुणा कराएगा, और ये वाला है तो इस तरीके से गुणा होता है। तो देखिए एक जाकर 5.85 में गुणा कराएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5, 1 में गुणा होगा तो इतना ही ना आएगा, और उसके बाद ये हमारा मेन बटा हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला जाकर इसमें गुणा कराएगा, तो ये 58.5 इंटू 2 × 10⁻⁻1, ये मिला। समझ में आ रहा होगा, इतना बहुत ही बेसिक बात है। अब थोड़ा सा समझना है, ये 10⁻⁻1 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+1 हो जाएगा। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब 10 हो जाएगा। ये नीचे माइनस में था, ऊपर चला गया तो प्लस में हो जाएगा। ये बेसिक तो आप जानते ही हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे और हम समझते हैं मोलरता। अब यहाँ पे ये इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा, और 58.5 हो जाएगा, और ये इसमें 58.5 × 2 हो गया, ठीक है। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, ओनली बचा 2। अब ये 2 क्या होगा, 2 जाकर ऊपर, ये 2 इधर नीचे हो गया, तो मोलरता इक्वल टू 1/2 हो गया। अब 1 में 2 का यदि भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा। और ये मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मोलरता का
तो आशा करते हैं कि मोलरता का आपको जो पहला आंसर है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इसको हमने लीटर में चेंज किया है। उसके बाद विलेय के मोलों को हमने यहाँ से पुटअप किया है मान को। विलेय का भार 5.85 दिया था तो 85 रखा, और उसके बाद अणु भार इतना हमने रख दिया। उसके बाद विलयन का आयतन हमने लिखा है, और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल वे में हमने क्या किया है, गुणा कराया है। 1 का जाकर उसमें गुणा हो गया, ये इसमें गुणा हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 को ऊपर हमने भेज दिया है, ठीक है। और उसके बाद इसका हमने गुणा इसमें कराया है। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1.2 हो गया। उसके बाद भाग दिए हैं तो 0.5 आएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। तो ये पहला आपका क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि इस प्रकार के यदि मोलरता का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मोलरता का, तो आप निकाल लेंगे। और ये आपके 2018 में भी पूछा गया है और भी बहुत सारे में पूछा गया है। तो इसलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको तैयार करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और भी हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम दूसरे अपने टाइप के क्वेश्चन पे। बट इससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको करके आना है। जो अभी हमने जिस तरीके के क्वेश्चन पढ़ाया है ना, उसी टाइप के ये क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 15 ग्राम लिखा गया पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना करना है। जहाँ पर ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KOH है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, तो यही ना पोटेशियम क्लोराइड किस में घुला है, 1 लीटर जल में घुला है। तो इसका मतलब ये विलेय हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो विलेय से जैसे हमने मोल ज्ञात किया था, ठीक है, तो उस तरीके से आपको ज्ञात कर लेना है। और ये लीटर में दिया ही गया है, तो विलयन का आयतन कितना, 1 लीटर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको करके आएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार ये क्वेश्चन रहेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं हम अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ये आप लिख लेंगे, नहीं लिखे होंगे तो पीछे करके आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम इसमें नॉर्मलता की गणना करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो अभी हम मोलरता तो गणना की, नॉर्मल जो क्या है मोलरता अभी हमने सीखा है कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार हम कर लेंगे। बट नॉर्मलता के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 बिलियन में 40 ग्राम क्या लिखा गया है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो जो दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। तो हल में हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे दिया है विलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और किस में घुल रहा है, 500 ml जल में घुल रहा है। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय है, तो हम लिखेंगे विलेय, विलेय मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। विलेय का भार, भार हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि ग्राम किसका मतलब भार का ही तो मात्रक होता है ना। भार के जगह पर आप द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, ठीक है। भार का तो मात्रक न्यूटन होता है, बट हाँ द्रव्यमान का तो मात्रक केजी होता है और ग्राम होता है, तो आप लिख सकते हैं। तो भार भी आप लिख सकते हैं, द्रव्यमान भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 ग्राम लिख देंगे, और उसके बाद किसमें 500 ml जल में घुल रहा है। इसका मतलब विलयन का आयतन, विलयन का जो आयतन यहाँ पे दिया हुआ है जो है 500 ml, ठीक है। अब देखिए 500 ml है ना, तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो 500 ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम सिंपल है में इसमें 1000 का भाग दे देंगे। अब ये लीटर में चेंज हो गया है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं हिंदी में लीटर। तो देखिए अब लीटर में चेंज हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, फिर से 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे 5 और 10 बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो 5 × 10⁻⁻1 भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम लीटर कर सकते हैं। या आप चाहें तो 1/2, या आप इसको आप इतना ना लिखकर आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, या इसी को 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं,
ठीक है, 3 प्रकार से हमने लिख दिया है, जो आपको समझ में आए वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, इतना हो गया। हमें सबसे पहले किसकी गणना करनी है, नॉर्मलता के पहले गणना करते हैं, मोलरता की आप गणना कर लीजिएगा। तो देखिए नॉर्मलता की हम गणना करते हैं, तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलता इक्वल टू भी होता है विले का मोल बटे क्या होता है, विलियन का आयतन। ठीक है, वो भी किसमें, लीटर में। बट इसमें याद रखेंगे इसका जो मोल है ना, तो विले का मोल ही नहीं होता है, विले का तुल्यांकी, मतलब इसको यदि हम तोड़ें तो इसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से हम लिखें तो विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार अगुणित तब क्या होता है, विलियन का आयतन। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस प्रकार आप ज़्यादातर इस फॉर्मूले का नहीं, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इसी पर बनता है। तो विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार गुणे विलियन का आयतन होता है, वो भी किसमें, लीटर में। तो इस फॉर्मूले पर हम बेस्ड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। तो नॉर्मलता इक्वल टू, अब देखिए विले का भार हमें पता है, विले जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भार कितना है, भार है 40, तो हम लिख देंगे 40। ठीक है, और उसके बाद विले का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे, जैसे विले का जो तुल्यांकी भार होगा ना, विले यहाँ पे कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका यदि हम तुल्यांकी भार भी निकालेंगे या अणु भार कहें, या अणु भार हो या तुल्यांकी भार हो, ये दोनों एक ही तरह निकलता है। तो सोडियम का जैसे अणु भार निकाल रहे थे, तो सोडियम कितना था, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है अणु भार, इसका ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो आप जोड़ लीजिए 23 + 16 + 1, 23 × 1 = 24 और 24 × 16 = 40। मतलब इसका जो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार क्या है या तुल्यांकी भार, वो 40 होगा। तो इसके विले का तुल्यांकी भार हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं 40। और उसके बाद विलियन का आयतन कितना दिया है, तो विलियन का आयतन के जगह पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं। तो पर मैं 1/2 ही लिख रहा हूँ, बेटर रहेगा सॉल्यूशन करने के लिए। या चलिए हम पॉइंट में ही लिख देते हैं। पॉइंट में हम कैसे लिखेंगे, 0.5। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए इस 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलता इक्वल टू 1 इधर बचा, और इधर क्या बचा, 0.5 बचा। तो देखिए 0.5 को 1/2 भी तो हम लिख सकते हैं। तो यदि हम 1/2 लिखते हैं, 1/2, तो देखिए ये 1/2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, ये यहाँ पे 1 बचा है तो 1/1 लिख देंगे, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जाकर ऊपर जाकर गुणा कराएगा, और ये जाकर इसमें गुणा कराएगा। तो ये सीधा नॉर्मलता का फॉर्मूला का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 एकम में 2, मतलब इसका नॉर्मलता का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो 2 आया है ये नॉर्मलता का मान है। तो इस प्रकार जितना आपका नॉर्मलता आया है, जितना आपका नॉर्मलता का मान आया है, उतना ही मोलरता का भी मान आएगा। ये बात को आपको याद रखना है। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जो अणु भार होता है वही तुल्यांकी भार होता है। हम इतना बात जानते ही हैं कि जो तुल्यांकी भार यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे अणु भार लिख देंगे केवल, तो अभी क्या हो जाएगा, मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा। और जब इन दोनों का मान एक ही होता है तो सॉल्यूशन करेंगे तो 2 ही तो आंसर आएगा ना। तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा, केवल आपको जहाँ नॉर्मलता लिखे हैं वो मोलरता लिख दीजिएगा, और जहाँ तुल्यांकी भार लिखे हैं वहाँ अणु भार लिख देंगे। उसके बाद यही हो जाएगा मोलरता का भी। तो मोलरता और नॉर्मलता आप इस तरीके से निकाल लेंगे।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन देख लिया, पहला मोलरता, दूसरा नॉर्मलता। इस टाइप के और भी आपको क्वेश्चन करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीरियस होकर पढ़ाई यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं कि आए चले गए देख कर, ठीक है, एक पार्ट देखे मतलब ये पार्ट 1 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 टाइप के हमने क्वेश्चन बताया, मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश और जो क्या है आपका मोलरता। इन्हीं पर नहीं, वाष्प दाब निकालना आपसे कह देगा, क्वथनांकों का उन्नयन कह देगा निकालने का। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन है जिस पे न्यूमेरिकल बनता है। तो उसको हम पार्ट 2 में कराएंगे, पार्ट 2 वाला जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। बट आपको पार्ट 1 देखना है पहले, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस और करना है, और उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसको भी आपको अच्छे से देखना है और सीखना है, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीरियस होकर पढ़ाई करना है तो ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने चौथे टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें हमें किसका, अब हम देख रहे हैं हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, मोललता की गणना करनी है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिया। सबसे पहले मोलरता आपको सिखाया है, किस प्रकार आपको मोलरता पे क्वेश्चन आते हैं उसको आपको करना है। फिर से हमने नॉर्मलता पर बताया कि नॉर्मलता पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको करना है प्रैक्टिस। तीसरे टाइप पे आप आते हैं जो है मोललता। तो मोलरता पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको करना है। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, या उनको समझ में तो आ रहा है पर उनको बोरिंग लग रहा है। मैं उनसे कहना चाहूँगा भैया आप अभी पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ना, जब 1 महीना बचता है, 2 महीने बचता है एग्ज़ाम से, तो कहते हैं सर आप कुछ ऐसा बता दीजिए जो ही बोर्ड एग्ज़ाम में आए। अरे भैया हम कैसे बता सकते हैं, या कोई भी टीचर कैसे बता सकते हैं कि यही एग्ज़ाम में आएगा। हम गेस कर सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते। वो कहते हैं केवल पास लायक बता दिए, 75% आना चाहिए, 80% आना चाहिए, इतना ही 75% लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। 75-80% आपको 60%, 70% पास होने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको लिखना ही नहीं है तो आप कैसे पास हो सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी मेहनत कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो चौथे जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं, और प्रयास यही रहेगा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए और आप केवल ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या गया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को कितना 250 ग्राम जल में विलय किया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए आपको जब क्वेश्चन दिया जाए तो मैं हर बार कहता हूं कि 2-3 बार आपको पढ़ना है, और जो चीज़ आपको इसमें मिले, जो दिया गया है उसको आपको लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल हल, और उसके बाद दिया है, आप लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को मतलब कितना 250 ग्राम जल में विलय किया गया। मतलब ये जो है विलय है, ये क्या है भैया, विलायक है जिसमें उसमें घोला गया। तो जल क्या है, विलायक ही है, ठीक है। क्योंकि जब ये इसमें घुल जाएगा तब जाकर ये विलयन कहलाएगा। परंतु अभी क्या कह रहा है कि इतने सोडियम क्लोराइड को इतने जल में घोला गया। तो देखिए जैसे पानी है और चीनी है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली समझ जाइए, नहीं तो कोई इसको विलयन भी कह सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, विलयन ठीक है। शरबत में लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, पानी है, चीनी है और ये शरबत है। जब पानी और चीनी आपस में मिक्स करते हैं तो शरबत बन जाता है, नॉर्मली हम इतना बात जानते हैं। तो देखिए पानी जो है, पानी में क्या मिलता है, चीनी मिलता है। तो जो चीज़ मिलता है जो इसमें घुलेगा, तो जो घुलता है उसे हम विलय कहते हैं, और जो अपने अंदर घुलाता है, जैसे पानी चीनी को घुला रहा है तो जो घुलाता है उसे हम विलायक कहते हैं। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब जाकर इसे ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है।
या मिश्रण भी हम कह सकते हैं, परंतु चीनी और पानी का जो विलयन मिश्रण होगा वो विलयन कहलाएगा। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको मैं इतना ही केवल समझाना चाहता हूँ कि जो विलय है वो घुल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक ही न है, तो इतने ग्राम नमक को हम कितने ग्राम में, 250 ग्राम जल में विलय कर रहे हैं, मतलब घोल रहे हैं। विलय मतलब उसमें घोल रहे हैं। तो घोलने वाले को क्या कहते हैं, जो अंदर घुला है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो घुल रहे हैं उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं जो मान आपको रखूँगा वो आपको समझना है। थोड़ा सा खांसी हो गया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, विलय, विलय मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलय का भार। अब विलय का भार कितना दिया है, 14.625 ग्राम दिया है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये क्या है, 250 ग्राम जल में विलय किया गया, तो मतलब ये विलायक का मान दिया है, विलायक का, अब ग्राम में दिया है, इसका मतलब विलायक का भार कह रहा है। भार कितना है, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम हमने लिख दिया। अब देखिए ग्राम को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। तो इसको जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये कैसे होगा चेंज करने के लिए सिंपल में हम क्या करेंगे, 250 ग्राम में हम 1000 से भाग कर देंगे, तब अब केजी में हो गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और आप यहाँ पे थोड़ा समझेंगे तो यहाँ पे 25 बचा ना, तो 25 से कम में 25, और 25 चौको 100, तो इसका मतलब सिंपल वे में 1/4 यहाँ पे केजी हो गया। ठीक है, तो ये 1/4 यहाँ पे निकल गया, 1/4 केजी हो गया विलायक का भार। अब हम सिंपल में, अब हम तब क्या लिखेंगे, तब मोललता। अब मोललता का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल, विलय का मोल बटे विलायक का भार, और वो भी किस में, किलोग्राम मतलब केजी में। इसलिए हमने इसको विलय का जो भार है, विलायक का भार है, उसको हमने केजी में चेंज किया, क्योंकि विलायक का भार केजी में चेंज रहेगा तो तुरंत हम इसमें मान पुट अप कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो हमें पता था इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, नहीं तो आगे चेंज करना होता। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे विलय का मोल कह रहा है, परंतु विलय का मोल इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है। तो हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर हम जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ये बात हमें पता है। अब देखिए भार हमें पता है, भार कितना है यहाँ पे, तो यदि हम निकालें तो भार हमें पता है क्या है, 14.625 है। ठीक है, और अणुभार निकालना है तो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, NaCl है, तो NaCl का अणुभार निकालेंगे। चलिए हम इधर निकाल लेते हैं। NaCl सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। अब इनको हम जोड़ते हैं तो 58.5 आ जाएगा। तो ये अणुभार आया, तो यह लिख देंगे 58.5, ये अणुभार हमने निकाल लिया। मतलब ये जो मान निकला इसको हम विलय के मोल के जगह पर इतना हम रख सकते हैं। तो चलिए हम रखते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको। थोड़ा सा खांसी हो गया है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस कलर से, मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय के मोल की जगह पर हम इतना रखेंगे तो 14.625 बटा कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन बटा हो गया। इसको अब ज़रूरत नहीं है तो मैं मिटा दे रहा हूँ। और उसके बाद विलय का भार के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, या चलिए 1/4 ही हम लिखते हैं। ठीक है, अब इतना तो आप जानते ही होंगे बेसिक कि गुणा भाग कैसे होता है। ये जाकर ऊपर गुणा कराएगा और ये नीचे, ऊपर वाला नीचे वाले में गुणा कराएगा। तो यहाँ से मोललता इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जाकर ऊपर गुणा कराएगा, कितना हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, और ये उसमें जाकर गुणा कराएगा तो 58.4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसमें गुणा कराकर डायरेक्ट आप देख सकते हैं।
आप इसमें गुणा कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, आप इसमें गुणा कराएंगे और गुणा कराकर आप इसको भाग देते हैं तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आएगा ना वो 1 आएगा। आप करा कर देख सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है आपका, ऐसे भी 30 मिनट से ऊपर हो गया है। आप सिंपल में क्या कीजिएगा, 4 का इसमें गुणा कराइएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा दशमलव को छोड़ देते हैं तब भी आपको हम दिखा सकते हैं। 14 में यदि आप 4 का गुणा कराते हैं तो 4 चौको 16, हाथ में लगा 1 और 4 1 5, देख रहे हैं ना 56 आ रहा है, ठीक है। यदि हम दशमलव को हटा दे रहे हैं तो 56 आ रहा है, और इसको दशमलव को भी छोड़ दे तो यहाँ पे नीचे क्या है 58 है। तो आप देख रहे हैं केवल 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना। ये कितना है, अगर मैं पॉइंट से देखूँ तो 625 है। मतलब अगर मैं सिंपल में कहूँ तो ये क्या है, मान लेते हैं तो ये 5 है। 6 के जगह पर ये दशमलव के बाद ये 2 हम छोड़ देते हैं, केवल आप 5 भी मानते हैं और 4 बार इसका गुणा कराते हैं तो 0.5 का मतलब आधा। 4 में अगर हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। तो 56 की जगह पर 58 तो हो ही जाएगा। तो 58 से 58 कैंसिल, तो इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया। तो हम जानते हैं इतना गुणा कराएंगे तो आपको उतना आएगा। आप करा कर देख भी सकते हैं यदि आपको डाउट हो तो ये कितना आएगा, मोललता का जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो ये आप लिख सकते हैं, और इसका मात्रक आप लिख सकते हैं मोल प्रति केजी भी लिख सकते हैं, या सिंपल वे में मोललता इक्वल टू 1 m भी लिख सकते हैं, ठीक है। संकेत रूप में m भी लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि मोललता का आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको 2-3 बार पढ़ना है, जो दिया होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन, आपको फॉर्मूले तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी जाकर आप सॉल्यूशन को कर पाएंगे, ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल और एक क्वेश्चन को देखकर वीडियो को समाप्त करेंगे, वो भी अंतिम क्वेश्चन को देख लीजिए जिसमें हम मूल प्रभाज्य की गणना करने वाले हैं, क्योंकि मूल प्रभाज्य पर या मूल अंश पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और 4-4 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो चलिए हम देख ही लेते हैं स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने चौथे टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें हम मूल प्रभाज्य का गणना करेंगे कि कैसे हम मूल प्रभाज्य पर न्यूमेरिकल आता है उसको हम सॉल्यूशन उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, परंतु इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक आपके लिए फिर से होमवर्क दिया जा रहा है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आपको करके आना है। देखिए इसमें हमने क्या आपको गणना करना है, इसमें आपको गणना करना है मोललता का, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 400 कितना लिखा है 414 लिखा है। 414 ग्राम विलायक में कितना 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ना मोललता पे, वैसे ही ये भी होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप इसको थोड़ा सा पीछे करके आपने इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी आएगा। कह रहा है भारा अनुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3, मतलब ये ग्लिसरॉल का क्या है फॉर्मूला है के विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश या मूल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे सिंपल वे में कह रहा है ना आपसे कि भारा अनुसार, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है कि 25% ग्लिसरॉल है के विलयन में ग्लिसरॉल का ही आपको क्या करना है, मूल प्रभाज्य ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको ऐसा उटपटा दिया है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, और इसी प्रकार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये मतलब कह रहा है कि 25% ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर मान लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मानना होगा, माना कि आपको लिखना होगा क्या, माना कि आप लिखेंगे विलयन का भार, जो विलयन का भार मान लेते हैं कि 100 ग्राम है,
25% दिया है ना ग्लिसरॉल, तो मान लेते हैं कि जो विलियन है उसका भार कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो हम जानते हैं, इतना बेसिक तो जानते हैं कि विलियन जो होता है वो किससे बना होता है, विलायक और विलेय, ये दो चीजें मिलते हैं, विलायक और विलेय, तब जाकर विलियन बनता है। तो विलियन कितना है, विलियन का भार है 100 ग्राम, मतलब इसका भार है 100 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 25% ग्लिसरॉल है, तो 25% ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल ही तो है, ग्लिसरॉल घुलता है ना, तो ये 25% है, तो 100 का 25% क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है, विलेय का भार क्या दिया है, विलेय का भार है वो है 25 ग्राम, 25 ग्राम है। और उसके बाद शेष जो बचा वो क्या होगा, विलायक का भार हो जाएगा, तो हम लिखेंगे विलायक का भार, और वो कितना हो जाएगा, 75 ग्राम। ठीक है, तभी तो ये 25 हो गया, तो ये 75, तभी तो 75 और 25 ये दोनों मिलेंगे तब जाकर ना 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो यही आपका निकल गया। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो विलियन है उसका भार है 100 ग्राम, तो विलेय का भार कितना हो जाएगा, 25 ग्राम, अब विलायक का भार हो जाएगा 75 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, इसको आपको थोड़ा सा, अब यदि आपको फॉर्मूले पता होगा तभी जाकर आप निकाल पाएंगे। ये फॉर्मूला होता है मोल प्रभाज का या मोल अंश का, जो होता है विलेय का मोल वटे विलियन का मोल, या कुल मोल कह सकते हैं हम। तो मोल प्रभाज का ये फॉर्मूला होता है, और हमें इतना बात पता है। तो अब हमें निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए विलेय के मोल हमें ज्ञात होना चाहिए। तो विलेय का मोल हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे, चूंकि विलेय का भार दिया है तो विलेय के मोल बराबर हम जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विलेय का मोल। अब विलेय का मोल बराबर हम जानते हैं भार बटे अणु भार होता है, ये बात हम जानते हैं। अब भार कितना दिया है, 25 ग्राम दिया है, और अणु भार निकालना है। तो देखिए विलेय कौन है, विलेय ग्लिसरॉल ही ना है, तो इसका अणु भार निकालेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यदि आप समझते हैं, और O3, अब देखिए यहाँ पे कार्बन की कितनी मात्रा है, 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। और कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, 12 होता है, तो 12 हमने लिख दिया, बीच में प्लस देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो 1 से गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और गुणे हम कर देंगे ऑक्सीजन का अणु भार या परमाणु भार कितना होता है, 16 इतना लिख दिए। उसके बाद 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है, और फिर से 8 एकम में 8 हो जाएगा, फिर से प्लस, और 16 तिहाई 48। अब आप जोड़ लीजिए, 8 8 16 और 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22 का 2 हो जाएगा। और उसके बाद आपका कितना है, 4 3 7 और 7 2 9, मतलब आपका 92 जो आया, ये 92 क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। तो ये हम लिखते हैं 92। तो ये आपका निकल गया अणुभार। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया है, अणुभार निकल गया है। अब हमें विलेय का मोल हमें पता चल गया, विलेय का मोल हमें पता चल गया, इतना होता है, मान हम रख देंगे। अब चाहिए हमें विलेय का विलियन का मोल। यदि विलियन का मोल पता चल जाता है तो दोनों को हम रख देंगे, तब जाकर मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो विलियन का मोल हमें कैसे ज्ञात होगा, ज्ञात तब होगा जब हमें विलेय का मोल हमें पता है, अब विलायक का मोल हमें पता होगा। जब दोनों का मोल पता होगा और उसको हम जब जोड़ देंगे तभी जाकर तो विलियन का मोल हमें निकलेगा ना, तभी तो निकलेगा। तो अब हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, विलायक का मोल ज्ञात करना, तब जाकर ही विलियन का मोल पता चलेगा। तो हम अब लिखेंगे विलायक का मोल। अब विलायक का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, मतलब विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। अब आपसे मैं पूछूं कि विलायक किसमें कौन है, तो हम जानते हैं ग्लिसरॉल किसमें घुलेगा, तो वो जल में ही तो घुलेगा ना, सामान्यतः तो वो जल में ही घुलेगा। इसका मतलब यहाँ पे H2O क्या है, विलायक है। तो अब देखिए जो क्या है
विलायक का भार कितना दिया गया है, जो विलायक है उसका भार है 75 ग्राम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75। और विलायक का अणुभार निकालेंगे, तो यदि हम इसका अणुभार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, H2O है, तो हाइड्रोजन दो मात्रा में है तो 2 हम लिखेंगे। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 एकम में 2 और 16 मतलब 18 हो गया, तो इसका हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये हमने 18 लिख दिया है। तो अब देखिए इसका भी हमें पता चल गया कि विलय का निकाल लिए, उसके बाद विलायक का भी निकाल लिए मोल। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तब जाकर हमें मिलेगा विलयन का मोल, तो हम लिखेंगे विलयन का मोल। अब विलयन का मोल क्या हो जाएगा, 25 बटे क्या हो जाएगा 92, अब प्लस कर देंगे 75 बटे 18, ये हमने कर दिया। अब इतना हमें मिल गया हमको। अब थोड़ा सा अगर इसको हम हल करते हैं तो आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अगर आप चाहें तो इसको अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं। 3 दूना 6 और 3 पचे 15 मतलब 25 और 3 छक 18 मतलब 25 बटे 6 के रूप में ये कट जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 25 बटे 6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे आसानी भी हो आपको। 25 बटे 6 में लिख दिया। अब देखिए 96 या 6 है, तो इसको अगर हम 96 में 6 का सिंपल वे हम लिख देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 96 गुणे हम 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो 96 से 96 कट गया और 6 जाएगा 25 में गुणा कराएगा तो 150 हो जाएगा। और उसके बाद 6 से 6 कैंसिल तो 92 जाकर 25 में गुणा कराएगा, तो 92 यदि 25 में गुणा कराता है तो कितना हो जाएगा, आप ही 5 दूना 10 हाथ में लगा 1 और 5 नवा 45 1 46 6 हो जाएगा 6, फिर से 2 दूना 4 और 9 दूना 18 0 6 0 फिर से 4 2 8 4 12 1 13 मतलब 1 और 4 मतलब यहाँ पे 4300 हो जाएगा। 4300 ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा गुणा भाग आपको आना चाहिए सब कुछ, तभी होगा। और ऐसा नहीं, क्वेश्चन हमेशा छोटा ही नहीं होता है। तो इतना हमें मिल गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 4300 है और ये 150 इसमें ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 4450 हो जाएगा। तो मतलब विलयन का मोल इक्वल टू हो जाएगा 4450 भागे। अब 96 में 6 का गुणा कराते हैं, 92 में 6 का, तो 6 दूना 12 6 नवा 54 1 55 माने 592 तो 552 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया विलयन का मोल। तो देखिए हमें विलय का मोल यहाँ पे पता चल गया, अब विलय का मोल यहाँ पे मिल गया। अब दोनों का मान हम इसमें रख देते हैं, तो चलिए हम रखते हैं। तब यहाँ पे हम लिखेंगे मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, विलय का मोल। तो विलय का मोल कितना है, 25 बटे 92 है, तो हम लिख देंगे 25 बटे, थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं, 25 बटे 92। ठीक है, और ये मेन हमारा बटा हो गया। उसके बाद विलयन का मोल कितना है, 44, ये है 4450 और बटे कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा आप गुणा भाग करा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कराएंगे, इसको जाकर ऊपर में गुणा कराएंगे और इसको इसमें। ठीक है, मतलब नीचे वाला जो है वो जाकर सीधा क्या करेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नीचे वाला सबसे जाकर ऊपर वाले में गुणा कराता है और जो नीचे वाला है ऊपर वाला है वो नीचे में गुणा कराता है। इस प्रकार होता है। तो अगर आप गुणा कराते हैं तो ये इसमें जाकर गुणा कराएगा, तो मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 और गुणे 25 है, और उसके बाद ये इसमें गुणा कराएगा तो 4450 गुणे 92 ये हो जाएगा। अब देखिए
आप अगर थोड़ा सा सोचें तो यहाँ पर देखिए कैसे कटेगा। यहाँ पे 25 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो यदि आप देखते हैं तो भाग देकर हम देख लेते हैं, तो 25 से कम में 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 5 30 30 40 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं, देखिए अब इतना मैं करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यदि आप इसको हल करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 3 बाई, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसीलिए मैं थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका समय ऐसे भी ज़्यादा हो गया है, लंबा क्लास लेने की। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। 3 बाई क्या आता है 3/49 आता है, और उसके बाद आप इसको हल करेंगे ना 0.06122 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मोल प्रभाज का। तो इतना ही आएगा, आप एक बार हल करके देखिएगा। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा, बट मैंने देखा है तो इतना ही आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल जो होता है 4 टाइप का हमने करा दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही और भी जो क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसका आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम अलग अलग टाइप के भी और भी क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद विलियन जो चैप्टर है इसका न्यूमेरिकल पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करना है, सीरियस होकर पढ़ाई करना है, और मेहनत पूरा आपको दिलो जान से करना है। ठीक है, क्योंकि आपका परिवार सब कुछ तो आप पे ही निर्भर है ना। ठीक है, यदि आप पढ़ लिख कर अच्छा बनते हैं, कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं, कोई अच्छा जॉब ही करते हैं, तो ये आपके जो फैमिली है कंडीशन के लिए बेहतर होगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, या कुछ भी कर रहे हैं सीरियस होकर करिए, तभी जाकर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।